So, hello everyone. In this particular discussion, we'll be dealing with few important questions. Like question number 1 is, what are the various causes of chest pain? Question number 2 that we'll be dealing is कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्पेसिफिक कॉज इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ चेस्ट पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. Question number 3, basically an approach, okay. And question number 3 is, how can we manage or what should be the diagnostic algorithm that we should follow in order to manage a patient of chest pain. तो सबसे पहले you need to understand that chest pain majority of cases में cardiac causes के कारण होता है या फिर any cause which is related to your heart. But do not forget that there could be multiple other etiologies behind the chest pain. जैसे कि चेस्ट पेन कुड बी बिकॉज ऑफ कार्डिक कॉजेज. अनडाउटेडली चेस्ट पेन का जो एक रीजन होता है, आप अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ठीक है, तो चेस्ट पेन के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको एक रीजन बताया कि कहीं ना कहीं कार्डिक कॉज रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, द फर्स्ट रीजन दैट यू कैन ब्यूटिफुली सी इन दिस डायग्राम, राइट. बट यहाँ पे बहुत सारे और स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कारण चेस्ट पेन हो सकता है. जैसे अगर आप बात करो तो यहाँ पे लंग्स भी आ रहे हैं, तो कोई पैथोलॉजी अगर लंग में हो रही है तो उसके कारण भी चेस्ट पेन हो सकता है. दैट इज seen, that symptom is also seen. यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, एनी पैथोलॉजी इन द गॉल ब्लैडर, उसमें कुछ हो रहा है, उस केस में भी चेस्ट पेन हो सकता है. यू कैन नॉट सी ईसोफेगस इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, पर अगर कोई पैथोलॉजी ईसोफेगस में होती है तो भी चेस्ट पेन हो सकता है. कोई पैथोलॉजी अगर आपके पैनक्रियाज में हो रही है तो भी चेस्ट पेन हो सकता है. व्हाट आई वांट यू टू नो, विल समराइज दिस, दैट नॉट ओनली द pathologies related to heart could manifest as chest pain, there are multiple other etiologies that could cause chest pain. So we'll work on that one by one. ठीक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट etiologies जो होती हैं चेस्ट पेन की वो होती हैं कार्डियक, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, यानी जानलेवा होती हैं. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं जो हमें ध्यान से पढ़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट है वस्कुलर एटियोलॉजीज. सो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग अबाउट द वस्कुलर एटियोलॉजीज, वस्कुलर एटियोलॉजी मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द वेसल्स व्हिच आर सप्लाइंग योर हार्ट, राइट. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज acute coronary syndrome, we have stable angina, aortic dissection, aortic aneurysm. I'll work on them one by one, ठीक है. पर अभी आप याद रखो कि हार्ट की अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें या कार्डिक कॉजेस की बात करें तो हार्ट में खुद कोई प्रॉब्लम हो जाए, या तो हार्ट की आपको पता है बहुत सारी वॉल्व्स होती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर हार्ट की जो वेसल्स हैं या तो उनमें कोई प्रॉब्लम हो जाए. तो मैं एक एक करके तीनों चीजों को ले रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट द वेसल्स. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वेसल्स, वी हैव समथिंग विच इज कॉल्ड एज अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम. वेसल में और क्या हो सकता है ये जो वेसल है वो क्या हो जाए, इंटिमा इसका टियर हो जाए या रप्चर हो जाए, उसको एओटिक डिसेक्शन बोलते हैं. वील वर्क ऑन दैट सेपरेटली. हो सकता है एन्यूरिज्म हो जाए, यानी डायलिटेशन हो जाए, वीकनिंग हो जाए वेसल के किसी पॉइंट पे और वहां पे आपको एओटिक एन्यूरिज्म देखने को मिले. दैट इज वन थिंग. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, या तो कोई वॉल्व में प्रॉब्लम हो जाए हार्ट के, जैसे आपका एओटिक स्टेनोसिस हो जाए, एओटिक वॉल्व में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या फिर मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स हो जाए. दैट कुड ऑल्सो मैनिफेस्ट एज चेस्ट पेन. पेशेंट इस पर्टिकुलर केस में भी चेस्ट पेन की कंप्लेन के साथ आपके पास आएगा. The third important cause is anything which is occurring in the cardiac vasculature itself, like pericarditis. ठीक है, आपका पेरिकार्डियम जो हार्ट को सराउंड करता है उसमें कोई पैथोलॉजी हो जाए, या कोई इश्चीमिया हो जाए, या तो मायोकार्डाइटिस हो जाए, या तो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाए, राइट. तो ये कुछ कॉजेज, कार्डिक कॉजेज होते हैं चेस्ट पेन के. अगर मैं कार्डिक कॉजेज के बाद पाल्मोनरी कॉजेज की बात करूं, आई टोल्ड यू ना, pulmonary causes could also manifest as chest pain. So anything which could occur in what you know, in our pulmonary system we have two lungs, we have some pleura which is surrounding those lungs, we have certain vessels also, right. So क्या क्या चीजें हो सकती है. सबसे पहले मान लीजिए प्लूरा में कोई प्रॉब्लम है, लाइक नीमोथोरैक्स हो जाए या प्लूराइटिस हो जाए. सो व्हेनेवर वी आर हैविंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज नीमोथोरैक्स और प्लूराइटिस, दैट कुड ऑल्सो मैनिफेस्ट एज चेस्ट पेन. ओके, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है. सो व्हाट वी हैव नीमोथोरैक्स. व्हाट इज नीमोथोरैक्स, व्हाट इज प्लूराइटिस, वील वर्क ऑन दीज सेपरेटली. बस अभी आप कॉजेज याद रखो, ठीक है. वेसल्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाए, कोई क्लॉट बन जाए पल्मोनरी वेसल्स में, दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर चेस्ट पेन. द थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन फॉर चेस्ट पेन इज एनी पैथोलॉजी विच कुड अकर इन आवर लंग्स, है ना. लंग्स में कोई पैथोलॉजी हो जाए या ब्रोंकाई के लेवल पे हो जाए, जैसे निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया. सो ऑल दीज पैथोलॉजीज आर अकरिंग इन दी पल्मोनरी स्ट्रक्चर्स इटसेल्फ, राइट. ब्रोंकोस्पैज्म हो जाए या डायफ्रामेटिक हर्निया के केस में भी चेस्ट पेन हो सकता है. देयर कुड बी अदर कॉजेज ऑफ द चेस्ट पेन लाइक जीआई कॉजेज, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नॉट ऑल द चेस्ट पेन आर कार्डियक एंड नॉट ऑल द चेस्ट पेन इज आर लाइफ थ्रेटनिंग, बट वी नीड टू रूल आउट द लाइफ थ्रेटनिंग केसेज एंड कार्डियक केसेज बिकॉज दैट कुड पोटेंशियली रिस्क द लाइफ ऑफ द पेशेंट. जीआई कॉजेस की बात करूं तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो है ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगल में कई बार ईसोफेगस के लेवल पे आपका ईसोफेजाइटिस हो सकता है, राइट. दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईसोफेजस, या फिर ईसोफेगस का स्पैज्म हो जाए, दैट इज नोन एज ईसोफेजियल स्पैज्म.
एक्लेसिया कार्डिया, GERD, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ चेस्ट पेन, राइट। तो कई बार पेशेंट आपके पास चेस्ट पेन के साथ आता है एंड यू जस्ट गिविंग पेंटॉप टू द पेशेंट एंड दैट चेस्ट पेन इज रिलीव्ड, राइट। सो दैट इज बिकॉज ऑफ GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, है ना। इन दैट केस यू नीड टू टेक द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। पेशेंट आपको बोलेगा कि उसने खाना लेट खाया और वो लेट गया खाना खा करके, राइट। सो दैट कुड ऑल्सो मैनिफेस्ट एज चेस्ट पेन। देयर कुड बी मस्कुलोस्केलेटल रीजंस ऑल्सो फॉर द चेस्ट पेन। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे किससे सराउंडेड होगा, रिब केज से सराउंडेड होगा। तो हो सकता है कॉस्ट्रोकॉन्ड्रल जंक्शन के लेवल पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, कॉस्ट्रोकॉन्ड्राइटिस जिसको बोलते हैं, आर्थराइटिस हो जाए, रोमैटिक डिसीज हो जाए, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। ऑल दीज कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट एज चेस्ट पेन। नॉट ओनली दिस, you could have the fractures of rib that could also manifest as chest pain, पर ये potentially life threatening नहीं होते हैं। We could have psychogenic conditions also, like the patients who are in panic episodes, right, or patient who are having anxiety, ये बहुत ज्यादा कोई emotional distress है, उन patients में भी chest pain हो सकता है। Not only the psychogenic, we are having other reasons of the chest pain, that is neurogenic, right। हर्पीज जोस्टर का इन्फेक्शन भी चेस्ट पेन की तरह मैनिफेस्ट हो सकता है, जो आपको याद रखना है। यू कैन ऑल्सो रिमेंबर अदर इंपॉर्टेंट कॉज, दैट इज थोरैकिक आउटलेट सिंड्रोम, राइट। सो यहाँ पे अभी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि चेस्ट पेन की क्या क्या DD हो सकती है, सो नॉट ओनली द कार्डियक कॉजेज शुड कम इन योर माइंड। कार्डियक, पल्मोनरी, GI कॉजेज, मस्कुलोस्केलेटल कॉजेज, डर्मेटोलॉजिकल कॉजेज, neurological causes and the psychogenic causes should also come in your mind. That's very 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 important. Now इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर मैं कॉमन कॉजेस की बात करूं लाइफ जो चेस्ट पेन के होते हैं उनका हम DD कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए, is it so that a patient who comes to me is a case of acute coronary syndrome, so how should I differentiate, because I need to immediately assess कि कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग केस है and I need to manage it, right। like for example, आपको very 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 important thing over here is history and examination, right। अगर पेशेंट स्टेबल है so go for history and examination। so सबसे पहले अगर मैं acute coronary syndrome की बात करूं तो वहां पे जो चेस्ट पेन होगा that would be of crushing nature, tightening nature, squeezing or pressure like. It seems as if a big stone has been kept on your heart, right? That is the pain that you feel in cases of acute coronary syndrome. It is retrosternal, very 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 important, right? Sometimes it is epigastric too, right? And it is showing radiation also, right? So it can show radiation to the shoulders, right or left, and it can even show radiation to hand, arms and all these things, even jaw also, right? And other associated symptoms may be dyspnea, diaphoresis and nausea, even vomiting भी हो सकती है इस पेशेंट को। तो ये कुछ एसोसिएटेड सिम्टम होंगे। तो पेशेंट वुड कम टू यू एंड ही विल से दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग वेरी 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 सीवियर पेन एंड दैट इज क्रशिंग टाइप ऑफ पेन और स्क्वीजिंग टाइप ऑफ पेन, है ना। लेवाइन साइन नाम का एक साइन होता है जो आपको इस पर्टिकुलर पेशेंट में देखने को मिलता है। तो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग है तो तुरंत मेरे को इसको देखना है, एसेस करना है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट किस पेन के साथ आएगा? हेवीनेस एंड टाइटनेस। व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज डिस्निया, है ना। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के पेशेंट में यूजुअली आपको जो मेन क्लिनिकल फीचर मिलेगा, वेरी सीवियर चेस्ट पेन और अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक डायफोरेसिस एंड ऑल दीज थिंग्स यू कैन गेट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सडन ऑनसेट डिस्निया होगा कि पेशेंट को एकदम से सांस लेने में दिक्कत हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पेशेंट के वाइटल्स हैं वो अनस्टेबल हो जाएंगे, राइट। एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम इफ मैसिव और जस्ट टेकिकार्डिया, टेकिपनिया इफ सेगमेंटल। ओके, सो इट डिपेंड्स कि कितना सेगमेंट इन्वॉल्व हुआ है पल्मोनरी वस्कुलेचर का। वील वर्क ऑन दैट ऑल्सो, कैसे इसका DD बनाना है। बट वॉट यू अंडरस्टूड ओवर हियर दैट इज कि पेशेंट के जो वाइटल्स है वो पूरे गड़बड़ हो चुके हैं, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया मिल रहा है ना। आप पेशेंट को देख करके हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से नहीं बता सकते कि इटियोलॉजी क्या है, बट इट विल गिव यू अ डायरेक्शन कि मुझे जो इन्वेस्टिगेशंस है वो किस डायरेक्शन में कराना है। नाउ कमिंग टू द थर्ड DD ऑफ चेस्ट पेन, that is aortic dissection. It is also very severe, right? So patient would come to you and he will complain of a tear type of pain. उसको ऐसा लगेगा कि कुछ there has been a tear or rupture, है ना। तो ये जो होता है मिडलाइन पेन होता है या सबस्टर्नल पेन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पेन क्लिनिकल फीचर इज कि एओर्टिक डिसेक्शन का जो पेन होता है वो आपका रेडिएट होता है टू द इंटरस्कैपुलर रीजन, है ना, स्कैपुला के बीच में। और यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी arterial branch occlusion. Okay, you may get paraplegia too, right? The third thing that you need to know, fourth thing that is also life threatening, pericarditis and cardiac tamponade, right? When the pericardial space is all filled with fluid, right? तो इस particular case में pleuritic type का chest pain मिलेगा या sharp pain आपको मिलेगा, right?
इट वुड बी सबस्टर्नल, फीवर भी हो सकता है, डिस्निया, पेरिकार्डियल, फ्रिक्शन रब यू विल बी गेटिंग, राइट? सो यू विल टेक योर स्टेथोस्कोप एंड यू विल ट्राई टू ऑस्कल्टेट द पेशेंट ऑल्सो. निमोथोरैक्स इज अनदर लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट केस, राइट? यहाँ पे एक ऐसा पेन मिलेगा, अगेन सडन शार्प प्लूराइटिक चेस्ट पेन, एंड इट वुड बी ऑन द वन साइड ऑफ द चेस्ट, राइट? विच एवर साइड हैज बीन इन्वॉल्व, राइट? तो उस साइड पे आपको दिख सकता है. रेडिएशन इसका भी शोल्डर और बैक में भी होता है, और इसमें भी पेशेंट डिस्निया के साथ आता है. एक केस जो कि GI केस है, बट इट इज एन इमरजेंसी, दैट इज परफोरेटेड ईसोफेगस. इसमें क्या होता है, पेशेंट वुड गिव यू एन हिस्ट्री ऑफ वॉमिटिंग, अ वेरी यू कैन से दैट एक बहुत शार्प पेन होगा उसको, एंड ही वुड से कि पहले उल्टी आई और उसके बाद दर्द एकदम से शुरू हो गया, राइट? इट इज सबस्टर्नल पेन, अगेन इट इज रेडिएटिंग टू बैक. डिस्निया, डायफोरेसिस, साइंस ऑफ सेप्सिस. ओके, विल वर्क ऑन इट, राइट? सो व्हाट डिड आई टोल्ड यू कि अलग अलग चेस्ट पेन को हमने मेजर मैंने आपको कुछ एसोसिएटेड फीचर्स बता दिए, ठीक है? इन चीजों से आप बिल्कुल DD तक डायरेक्टली नहीं जा सकते हो, बट यू कैन गेट ए डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है. एग्जाम में जो पूछा जाता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कौन सी कंडीशन है चेस्ट पेन की, अगेन आई एम रिपीटिंग इट फॉर यू. Acute coronary syndrome, which includes acute myocardial infarction, ST elevation MI, non-ST elevation MI, unstable angina, pulmonary embolism, aortic dissection, myocarditis, very important. It is most common cause of sudden death in young patient, right? Which we are encountering a lot these days. Tension pneumothorax, acute coronary syndrome, right? Boerhaave syndrome, perforated esophagus, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? बाकी जो केसेस होते हैं वो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग है, जैसे मस्कुलोस्केलेटल केसेस कोई लाइफ थ्रेटनिंग केस नहीं है ना? या फिर अगर आप मान लो हर्पीस का इन्फेक्शन है, या फिर फॉर एग्जांपल GERD, दीज आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, राइट? यू कैन मैनेज इट कंजर्वेटिवली, राइट? नाउ व्हाट इज एन अप्रोच? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पेशेंट मेरे पास चेस्ट पेन के साथ आ रहा है तो मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए, या आई शुड थिंक इन व्हाट डायरेक्शन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी, as soon as a patient comes to me with a complaint of chest pain, the first thing that should ring in my mind is this, that whether the patient is stable or unstable. Check for the ABCDE of the patient, right? Whether the patient airway sahi hai ki nahi, whether breathing is correct or not, right? You'll have to check for everything, right? इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर पेशेंट अनस्टेबल है ना, अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो पहले उसको स्टेबलाइज करो, उसके बाद कुछ और करना है आपको. स्टेबलाइज करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या DD है या क्या आइडियोलॉजी है. डोंट गो फॉर इन्वेस्टिगेशंस इनिशियली, राइट? आपको फ्लूइड की अगर रिक्वायरमेंट है तो फ्लूइड दो, राइट? अगर ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम है, इंट्यूबेट करो पेशेंट को. दैट मीन्स यू हैव टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन. अगर पेशेंट अनस्टेबल है तो, राइट? अगर पेशेंट स्टेबल है, राइट, तो आपको हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है और ECG कर लेना है. तो पेशेंट आया, पेशेंट इज स्टेबल, है ना? ही हैड अ हिस्ट्री, ही इज हैविंग वेरी सीवियर चेस्ट पेन, ही इज कमिंग टू यू, देन ही इज एबल टू टॉक, ही इज कॉन्शियस, राइट? सो आपको क्या करना है, आपको हिस्ट्री लेना है, उसका एग्जामिनेशन करना है, वाइटल्स देखो, आप सारी चीजें देखो, एंड डू द ECG इमीडिएटली. अब आपको क्या करना है, ECG में आपको ST एलिवेशन को देखना है. अगर आपको दो कंजिक्यूटिव ECG उसमें लीड्स में अगर आपको ST एलिवेशन मिल रहा है, राइट, सो उसको अभी के लिए आप स्टेमी बोल दो, राइट? एंड हाउ टू मैनेज स्टेमी एंड ऑल दीज थिंग्स, इसको हमने MI वाले सेक्शन में डिस्कस किया है ना? आपको परक्यूटेनियस इंटरवेंशन करना है कि नहीं करना, थ्रोम्बोलिसिस करना है कि नहीं करना, वी हैव वर्कड ऑन दैट, राइट? मान लो अगर ECG में ST डिप्रेशन आ रहा है, T वेव इन्वर्जन आ रहा है और पैथोलॉजिकल Q वेव्स होती हैं, अगर आपको वो देखने को मिल रहा है, ये 3 चीजें मिल रही है ना? तो आप बायोमार्कर्स का लेवल देखोगे. कार्डिक बायोमार्कर बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो ट्रोपोनिन होता है, तो मतलब हमें ट्रोपोनिन का लेवल देखना है. अब देखो, अगर ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा हुआ है तो वो एन स्टेमी है, यानी नॉन ST एलिवेटेड MI है, और अगर वो लेवल नॉर्मल है ट्रोपोनिन का तो ये अनस्टेबल एंजाइना था, ठीक है? हिस्ट्री लेना इसलिए भी जरूरी है कि आप पेशेंट से नेचर पूछो पेन का और प्रीसीडिंग सिम्टम्स पूछो. अभी मैं इसकी बात करूंगी, ठीक है? जैसे मान लो अगर कोई केस, जैसे मैंने आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बताई, कार्डिक टैम्पोनोड, है ना? ये क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने कि जो पेरिकार्डियल सैक है उसमें क्या हो गया, पूरा का पूरा फ्लूइड इकट्ठा हो गया, जिसके कारण जो हमारे मेन चेम्बर्स है उसमें कम फ्लूइड आ रहा है, जिसके कारण जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या हो चुका है, कंसिडरेबली रिड्यूस हो चुका है. तो जैसे कार्डिक टैम्पोनोड का अगर पेशेंट है तो भाई वो क्या क्या हिस्ट्री करके आएगा, या अगर आप उसके वाइटल्स देखोगे तो क्या फाइंडिंग मिलेगी. जैसे आपको हाइपोटेंशन मिल सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट में, और यू कैन गेट द जुगुलर वीनस डिस्टेंशन, ठीक है? आपको पल्सस पैराडॉक्सिस मिलेगा. व्हाट इज पल्सस पैराडॉक्सिस? इंस्पिरेशन के दौरान जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट वुड फॉल बाय मोर देन 10 mm ऑफ Hg. ये भी हमने पल्स वाले सेशन में डिटेल में किया है, ठीक है?
अगर आपको ऐसी कोई कंप्लेन मिल रही है हाइपोटेंशन की या पल्सस पैराडॉक्सिस मिल रहा है, जुगुलर वीनस डिस्टेंशन मिल रहा है, ईसीजी में साइनस टेकिकार्डिया मिल रहा है, गो फॉर TTE, दैट इज ट्रांस थोरैकिक इकोकार्डियोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आपने ये किया तो आपको पेरिकार्डियल इफ्यूजन मिल जाएगा या आपको फ्लूइड देखने को मिल जाएगा पेरिकार्डियल सैक में, राइट। अदर केस है एओटिक डिसेक्शन का। इसमें पेशेंट आएगा कि टियरिंग फील हो रही है उसको। अब देखो क्या होता है, इंटिमा में टियर हुआ जिसके कारण जो है पूरा आपका फ्लूइड जो है पूरा इकट्ठा हो चुका है, ब्लड इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। इसकी भी बहुत सारी ग्रेड्स होती है, क्लासिफिकेशन होती है, वी नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, एओटिक डिसेक्शन के पेशेंट में क्या क्या मिलेगा, टियरिंग नेचर का पेन मिलेगा, वो बैक पे रेफर होगा। अब इस पेशेंट को क्रॉनिक हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होगी, तो हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, हाँ। या फिर कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसीज का कोई हिस्ट्री देगा आपको ये पेशेंट, ठीक है। अगर आप इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करोगे, अब इन्वेस्टिगेशन यहीं पे आपको समझ में आ रही है कि जैसे यहाँ पे TTE किया हमने, ट्रांसथोरैकिक इकोकार्डियोग्राफ, ECG तो करना ही है, बायोमार्कर्स देखने ही है, चेस्ट एक्सरे, TTE किया। चेस्ट एक्सरे में अगर तुमको मीडियस्टैनम वाइट दिख रहा है, राइट, तो वो एओटिक डिसेक्शन का केस हो सकता है, और यू कुड डू TTE अगेन जिसमें आपको एओटिक डिसेक्शन मिलेगा। पाल्मोनरी एम्बोलिज्म, थर्ड इंपॉर्टेंट केस। अब इसमें क्या होगा, पेशेंट इस शिकायत के साथ आएगा कि देयर इज सडन ऑनसेट डिस्निया, एकदम से बहुत सीवियर उसको डिस्निया हुआ, चेस्ट पेन हुआ, हाइपोक्सिया होगा, कफ भी हो सकता है एंड हेमोप्टाइसिस भी हो सकता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू टेक अ डिटेल्ड हिस्ट्री अगेन एंड यू नीड टू आस्क फॉर द रिस्क फैक्टर। वी नो वेल that pulmonary embolism occurs in all those conditions in which there is increased coagulation in our blood, right? Like कैंसर के केस में, है ना, या फिर कोई रीसेंट सर्जरी तो नहीं हुई है पेशेंट की, राइट, या फिर प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन तो नहीं रहा है, प्रेगनेंसी तो नहीं था, ठीक है, या फिर OCP का क्रॉनिक यूज तो नहीं था। सो दैट हैज टू बी ऑल्सो एड्रेस्ड एंड आस्क्ड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में आपको पेशेंट का वेल स्कोर कैलकुलेट करना होता है, बेसिकली अब डी डाइमर देखना होता है। डी डाइमर कम है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म तुरंत रूल आउट हो गया। अगर डी डाइमर का लेवल बढ़ा हुआ है तो आप CTPA करोगे, बेसिकली पल्मोनरी एंजियोग्राम होता है ये, इसमें आपको फिलिंग डिफेक्ट देखने को मिलेगा, और V/Q स्कैन कर सकते हो, दैट इज जो आपका वेंटिलेशन बाय परफ्यूजन है ना, तो ये आप स्कैन कर सकते हो, सो दैट कुड ऑल्सो बी डन, ठीक है। Now, pneumothorax could be another important etiology which you can do. There's a condition which is known as tension pneumothorax. इसमें क्या होता है, जो आपकी प्लूरल कैविटी होती है उसका जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है। टेंशन जो आपका न्यूमोथोरैक्स का पेशेंट होता है, और टेंशन न्यूमोथोरैक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ इज न्यूमोथोरैक्स डिफरेंट फ्रॉम टेंशन न्यूमोथोरैक्स? टेंशन न्यूमोथोरैक्स के पेशेंट में आपको हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, यानी पेशेंट के पूरे वाइटल्स अनस्टेबल होंगे, ठीक है, हाइपोटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, पल्सस पैराडॉक्सिस होगा, डिस्निया होगा अगेन, और लंग कोलैप्स होगा, और चेस्ट एक्सरे में आपको मीडियस्टैनल शिफ्ट मिलेगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट केस इज ईसोफेजियल रप्चर। इसमें हिस्ट्री क्या होगी, पेशेंट बोलेगा देयर इज पेन आफ्टर वॉमिटिंग एंड रिचिंग, राइट। चेस्ट एक्सरे में आपको नीमो मीडियस्टैनम मिलेगा, यानी मीडियस्टैनम में आपको क्या देखने को मिलेगा, एयर देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन सी ओवर हियर। एंड यू कैन अनदर थिंग दैट यू कैन डू इज द कंट्रास्ट एक्स्ट्राविस्टेशन। अगर आप कंट्रास्ट स्टडी करोगे तो जो डाई है वो लीक आउट करेगी, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग ईसोफेजियल रप्चर। सो दिस इज वॉट यू नीड टू नो अबाउट चेस्ट एक्सरे। थैंक यू।